16 दिसंबर को सोशल मीडिया पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक वीडियो अचानक वायरल होने लगती है। वीडियो में दिखता है कि एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार मंच पर मौजूद एक महिला डॉक्टर के चेहरे से नकाब खींच देते हैं। महिला डॉक्टर असहज दिखाई देती है। आसपास खड़े लोग मुस्कुराते हैं। कोई रोकता तक नहीं है, कोई टोकता तक नहीं है। यह कोई निजी लम्हा नहीं था, यह कोई बंद कमरे की बातचीत नहीं थी। यह सत्ता के मंच पर कैमरों के सामने हुआ एक सार्वजनिक कृत्य था। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार यह घटना एक स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम के दौरान हुई, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टरों और अधिकारियों के बीच मौजूद थे। रिपोर्ट यह भी बताती है कि वीडियो में साफ दिखता है कि महिला डॉक्टर ने स्वयं नकाब हटाने की कोई पहल नहीं की थी, बल्कि यह काम मुख्यमंत्री द्वारा अचानक किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में महिला की सहमति का कोई संकेत दिखाई तक नहीं देता। वीडियो के सामने आते ही राजनीति तेज हो गई है। सवाल मुख्यमंत्री के व्यवहार पर ही नहीं रुकते, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति से लेकर उनकी उम्र, उनके निर्णय लेने की क्षमता और यहां तक कि उनके राजनीतिक भविष्य तक पर चर्चा शुरू हो जाती है। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों में यह दर्ज किया गया है कि विपक्षी दलों ने इस कृत्य को महिला की गरिमा, निजता पर हमला बताया है। कुछ नेताओं ने इसे अस्वीकार्य कहा, कुछ ने माफी की मांग की और कुछ ने इस्तीफा देने तक की मांग कर दी है। लेकिन इसी बहस के बीच सत्तारूढ़ी खेमे से सफाई भी आती है। बिहार सरकार के एक मंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री पितृसुलभ भाव यानी फादरली बिहेवियर में ऐसा कर रहे थे। उनका इरादा किसी को अपमानित करना नहीं था। तो सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या सत्ता में बैठा कोई भी व्यक्ति फादरली फिगर की तरह से एक्ट कर सकता है? आप मोदी जी के फैन हो सकते हैं, लेकिन हर नेता को मोदी जी जैसा कैरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। किसी महिला के शरीर और पहनावे पर हाथ रखना कैसे जायज है और कैसे कोई इसे जायज ठहरा सकता है? क्या लोकतंत्र में यह अधिकार किसी पद के साथ आता है, जुड़ा हुआ है? मुझे बहुत शर्म आई ये हरकत देखकर, और ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई जो प्रदेश के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं। तो बहुत ही अफसोसजनक है और बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ तो वो हम सब के लिए बहुत खतरनाक होगा। महिला की गरिमा पे इस तरीके से हमला होना हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। इस पूरे घटना पर जायरा वसीम की प्रतिक्रिया भी आई है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जायरा वसीम लिखती हैं कि यह केवल एक कपड़े का मामला नहीं है, यह सहमति और सम्मान का सवाल है। जायरा वसीम की प्रतिक्रिया इस बहस को राजनीति से निकालकर समाज और नैतिकता की जमीन पर ले आती है। लेकिन इस सब के बीच एक बयान ऐसा है जो इस पूरे मामले की दिशा ही बदल देता है। बयान उत्तर प्रदेश से आया है, बुलडोजर राजनीति के लिए सबसे चर्चित राज्य। वहां के मंत्री संजय निषाद का बयान आता है। नीतीश कुमार के कृत्य पर वो कहते हैं, अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। यह वाक्य कोई फिसलन नहीं है, यह कोई जुबान की गलती नहीं है, यह एक पूरी मानसिकता का निचोड़ है। यह बयान दरअसल नीतीश कुमार के कृत्य का बचाव नहीं करता, बल्कि उसे खतरनाक बना देता है। यह बयान महिला के शरीर को एक स्वाभाविक यौन क्षेत्र में बदल देता है, जहां हर हरकत को इससे भी बुरा हो सकता था कहकर जायज ठहराया जाता है, जायज ठहरा दिया जाता है। इस मानसिकता को समझने के लिए वीडियो से ज्यादा जरूरी है चेहरों को देखना। नीतीश कुमार के आसपास खड़े लोग, उनके चेहरे पर आई मुस्कान, तालियां, हल्की हंसी, यह सब बताता है कि यह कोई असामान्य घटना नहीं थी, यह स्वीकार्य था। ठीक उसी तरह संजय निषाद का चेहरा और उनका बोलने का अंदाज बताता है कि वह किसी अपराध बोध में नहीं थे, और यह आत्मविश्वास उस सामाजिक स्वीकृति से आता है जहां मुस्लिम महिला का शरीर, उसका हिजाब, उसका अस्तित्व सब कुछ चर्चा और छेड़छाड़ की वस्तु बना दिया जाता है। यही मानसिकता हमें सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई जैसे मामलों में भी दिखती है, जहां मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को बिना उनकी अनुमति के ऑनलाइन नीलामी के लिए लगाया गया था। उन्हें अपमानित किया गया, उन्हें एक वस्तु में बदल दिया गया। यह कोई शरारत नहीं थी, यह संगठित घृणा थी। और जब ऐसे मामलों में गिरफ्तारियां भी होती हैं तो समाज का एक बड़ा हिस्सा इसे गंभीर अपराध मानने से इनकार कर देता है। यही मानसिकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मुस्लिम महिलाओं की नकली पोर्नोग्राफिक इमेजेस बनाने और फैलाने में भी दिखती है, जैसा कि द क्विंट की रिपोर्ट में सामने आया था। तकनीक भले ही बदल गए हो, लेकिन सोच वहीं की वहीं अभी भी मौजूद है। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ
अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। ठीक यही सोच हमें बिल्किस बानो के मामले में भी दिखती है, जहां बलात्कार के दोषियों को अच्छे संस्कार वाले कहकर सम्मानित किया गया। यहां अपराध से ज्यादा महत्व अपराधी की जाति, उसकी पहचान और उसकी राजनीतिक उपयोगिता को दिया जाता है। महिला का दर्द, उसका ट्रॉमा, उसकी जिंदगी, सब कुछ पीछे छूट जाता है, उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। मैंने लाल किले से भी बार बार इस विषय को उठाया है। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। सवाल यह है कि सरकार ऐसे मामलों में क्या करती है। सरकार के आलोचकों का कहना है कि भाजपा पर लंबे समय से आरोप लगता रहा है कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े मामलों में उनका रवैया पक्षपाती रहा है। जब पीड़ित मुस्लिम होता है तो कार्यवाही धीमी होती है, बयान सतर्क होते हैं और दोषियों के प्रति नरमी दिखाई देती है। हैरानी की बात तो यह भी है कि महिला अधिकारों की बात करने वाले कई नामी चेहरे भी ऐसे मामलों में चुप नजर आते हैं। वही लोग जिनकी भावनाएं अली खान महमूदाबाद की एक ट्वीट से आहत हो जाती हैं, उनके कानों पर एक बार जूं तक नहीं रेंगती जब बुल्ली बाई, सुल्ली डील, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी कहा जाता है और एक महिला के कपड़े को, वस्त्र को ऑन स्टेज कैमरों के सामने खींचा जाता है और एक मंत्री पद का व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है। तब उनकी आवाज कहीं खो जाती है, वो मौन अवस्था में चले जाते हैं। एनसीआरबी के 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लगभग 4.5 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश इस सूची में सबसे ऊपर है। हर दिन औसतन 1000 से ज्यादा महिलाएं किसी न किसी अपराध का शिकार होती हैं। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े यह नहीं बताते कि इनमें से कितनी महिलाएं अल्पसंख्यक हैं, कितनी मुस्लिम हैं। यह अदृश्यता अपने आप में ही एक समस्या है, क्योंकि जब किसी समुदाय को आंकड़ों में भी अलग से नहीं देखा जाता तो नीतियों में उसकी जरूरत कैसे दिखेंगी। And that is why you see from 1957 onwards till 2014, what is the Muslim representation in the Lok Sabha? And you take out record, how many times have Muslim issues or minority issues have been spoken in the Indian Parliament? All these facts are there, figures are there. जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट बताती है कि भारत में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभाव, नफरत और संस्थागत उपेक्षा के कई संकेत मौजूद हैं। रिपोर्ट यह भी रेखांकित करती है कि मुस्लिम महिलाएं दोहरा मार झेलती हैं, एक महिला होने के कारण और दूसरी मुस्लिम होने के कारण। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर ज्यादा निगरानी, ज्यादा हस्तक्षेप और ज्यादा अपमान का सामना करना पड़ता है। हिजाब इस भेदभाव का सबसे आसान प्रतीक बन गया है। फेस के ऊपर आपकी आइडेंटिटी हाइड करोगे, मैं नहीं हाइड कर रही हूँ, मैं आपको दिखा दूंगी ना, मैं आपको दिखा दूंगी ना। हमने अलाउ करेंगे, पेशेंट को भी शक्ल दिखनी चाहिए, किसने मुझे इंजेक्शन लगाया है। तो पेशेंट ने कभी ऑब्जेक्शन किया? पेशेंट ऑब्जेक्शन करेंगे, हम करेंगे ना ऑब्जेक्शन। तुमने गलत इंजेक्शन लगाया, कोई रिएक्शन होगा तो क्या करेगा, किसने लगाई? They didn't let us enter the class without removing hijabs. They told us remove hijab and get inside the class. காயல்பட்டினம் வழியா இல்லையா அதை சொல்லுங்க. காயல்பட்டினம் போகுமா போகாதா? அப்ப ஏன் இவங்களே ஏத்த மாட்டேங்கிறீங்க? நான் கீழே நிக்கிறேன்। हिजाब पर बहस दरअसल कपड़े की बहस नहीं है, यह अधिकार की बहस है। यह उस आजादी की बहस है जिसे हमारा संविधान हर नागरिक को देता है, अपने शरीर, अपनी पहचान और अपने विश्वास के बारे में निर्णय लेने की आजादी। जब एक मुख्यमंत्री मंच पर खड़े होकर किसी महिला का नकाब हटाता है तो वह केवल एक कपड़ा नहीं हटाता, वह संविधान की भावना को भी चुनौती देता है, महिला की गरिमा को चुनौती देता है। लोकतंत्र हमें यह अनुमति नहीं देता है कि हम सत्ता के नाम पर सहमति को कुचल दें। लोकतंत्र हमें यह नहीं सिखाता कि हम महिलाओं को शुक्र करो कहना सिखाएं। लोकतंत्र का मतलब है बराबरी, सम्मान और विकल्प। हिजाब पहनना या न पहनना एक महिला की व्यक्तिगत निर्णय है और इस निर्णय का सम्मान करना चाहिए। यही सम्मान ही असली लोकतांत्रिक संस्कार है। तो सवाल सिर्फ नीतीश कुमार के इस कृत्य पर नहीं है, सवाल उन तालियों पर भी है, उस माहौल पर है जो इन चीजों को मुस्कुरा करके, हंस करके टाल देता है, नॉर्मलाइज करता है। सवाल उस समाज से है जो मुस्लिम महिला को एक स्वतंत्र नागरिक की तरह नहीं बल्कि एक बहस की वस्तु की तरह देखता है। जब तक हम और आप इस नजर को नहीं बदलेंगे तब तक ऐसी ही वीडियोज आती रहेंगी, बनती रहेंगी, बयान आते रहेंगे और हर बार हम यही आपसे कहते रहेंगे मुद्दा कुछ और था, बहस कहीं और चली गई, आपका और हमारा काम ठप रह गया। आप देख रहे थे रियाज की रिपोर्ट। धन्यवाद।